2025 ऑलमोस्ट जा चुका है, सब लोग दिवाली मना चुके हैं, लेकिन नीट का सिलेबस अभी भी बीच में ही अटका हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हेलो, माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू द चैनल नीट फिक्सर। सबसे पहले आई होप कि तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, तुमने बहुत अच्छे से मनाई होगी। लेकिन आम लोगों के लिए ये फेस्टिवल आता है, सब मनाते हैं और चला जाता है। लेकिन नीट वालों से पूछ के देखो कि दिवाली जाने का मतलब क्या होता है। तुम्हारे लिए ये अक्टूबर जाने के बाद, ये दिवाली का फेस्टिवल खत्म होने के जस्ट बाद तुम्हारे लिए एक पूरा काउंटडाउन शुरू हो गया है। यहाँ से लास्ट मोमेंट तक, नीट के मेन एग्जाम तक एक पूरा 6 महीने का काउंटडाउन लग चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, पूरे 6 महीने तुम्हारे पास हैं। और ये 6 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ देना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बिना सिलेक्शन का एक्सपेक्टेशन तो रखना ही मत। और लास्ट में जो 1 महीना बचेगा और तुम पूरा जो यूट्यूब छान मारोगे कि कोई 1 महीने में सिलेक्ट होने की ट्रिक बता दे, वो एक्चुअल में सिलेक्ट होने की ट्रिक नहीं होती, वो रिवीजन की स्ट्रैटेजी होती है। वो ट्रिक भी तब काम आती है जब तुम रिवीजन कर रहे होते हो, ना कि जीरो से स्टार्ट करके अपना सिलेबस कवर करके फिर रिवीजन करोगे। इतना 1 महीने में करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन पूरे 6 महीने को 2 पीरियड में बांट दो। पहले 3 महीने में अपना सिलेबस जहाँ तक भी पहुँचा है उसे स्पीड अप करके एकदम एंड तक ख़त्म करो और पहुँचाओ। और अगर तुमने अभी तक थोड़ा भी सिलेबस कवर किया है तो तुम अच्छे से समझ गए होगे कि जीरो के पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 80 तक, ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस में 80 चैप्टर्स आते हैं, 1 से 80 चैप्टर तक कंटिन्यू चलना, इस तरीके से सिलेबस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुमने पहले पीरियड में जो तुमने पढ़ा था, पहले 5 चैप्टर भी तुमने जो पढ़े होंगे, वो आज तुम्हें याद नहीं होंगे अगर तुमने बीच में रिवीजन नहीं किया। तो ये 3 महीने, इसमें सिलेबस कंप्लीट प्लस 2 रिवीजन, इतना काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये रिवीजन बीच में ही चलता जाता है, एक छोटे छोटे गैप में ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाओ, ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सब कुछ सोचने से नहीं होता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और स्ट्रैटेजी ये है कि अभी तक अगर तुमने पूरा टाइम अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने में निकाल दिया है, हो सकता है तुम्हें बायो पसंद है तो तुम बायो में टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ तुम्हारे बायो पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो यही वो टाइम है, यहीं से तुम्हें वो तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। तुम्हें जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसे भी उठाना है, उसे भी करना शुरू करना है, उसका सिलेबस भी खत्म करना है। दूसरी बात, लाइन टू लाइन सिलेबस पढ़े जा रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है। इस सिलेबस का, इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुमने बीच में मॉक टेस्ट नहीं दिया है, अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तो पॉइंट नंबर 1, सिलेबस को कंप्लीट करो अभी के अभी 3 महीने के अंदर अंदर एक स्ट्रैटेजी बना के। दूसरी बात, सिलेबस को रिवीजन के साथ कंप्लीट करो। बीच बीच में जो भी तुम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो उसे बीच बीच में गैप्स में रिवाइज करते जाओ, अगर इस दिमाग में बिठा के रखना है तो, वरना ये दिमाग से निकलने में कोई टाइम नहीं लगता। तीसरी बात, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिलेक्ट होना है तो मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। तुम मॉक टेस्ट को इग्नोर करके सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान अकेले नहीं दे सकते, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसी वीडियो के बाद, जस्ट इसी के बाद में तुम्हें जाकर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ अपने लिए सिलेक्ट करनी है, ढूंढनी है और उसे परचेज करना है। स्टार्टिंग में तुम फ्री टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लेकिन और डीप एनालिसिस के लिए, कि तुमने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें जो क्वेश्चंस तुमने किए, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, उस डीप एनालिसिस के लिए तुम टेस्ट सीरीज को परचेज करो तो ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी मर्जी से। क्योंकि अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो तुम्हारा एंड वाला जो मेन एग्जाम है नीट 2026, वही तुम्हारा मॉक टेस्ट बन जाएगा। लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो मेन एग्जाम है। उसकी तैयारी के लिए तुम्हें ऐसे बहुत सारे टेस्ट बीच में देने ही पड़ेंगे। फोर्थ बात, अपने सिलेबस को अब छोटे छोटे टुकड़ों में करना बंद करो। छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करो, लेकिन पोर्शन स्टडी पूरी करो। जैसे तुम मान लो बायोलॉजी का सिलेबस कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बायो में टोटल जितने चैप्टर हैं उनमें से हर एक चैप्टर को टुकड़ों में करना बंद करो, उसे पूरे यूनिट में कंप्लीट करो। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी तुम कर रहे हो, उसमें 3 चैप्टर आते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और हार्मोन्स वाला चैप्टर। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन को साथ में करो, उसे एक ही चैप्टर समझो। जितना सिलेबस को कम
देखोगे उतना ज़्यादा करने में आसानी होगी। जितना सिलेबस को ब्रॉड 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 डिवाइड करते जाओगे उतना वो बड़ा और मुश्किल लगते जाएगा। तो जैसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर कर रहे हो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को साथ में कवर करो, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को साथ में कवर करो, क्योंकि इनमें इन चैप्टर्स में सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, जेनेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, जैसे वो अपने आप में ही एक बड़े बड़े पोर्शन है, तो उनको तुम अलग अलग कर सकते हो। और अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन है छोटे छोटे चैप्टर, सब कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर हैं, दोनों को साथ में कंबाइन करो। ऐसे ही माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है उसके साथ में कोई एक छोटा चैप्टर अटैच कर लो। तो इस तरीके से तुम्हें ग्रुप में स्टडी करना है, ना कि इंडिविजुअल एक एक चैप्टर को बड़ा बड़ा एक एक लाइन से स्टडी करना भी बंद करो। चैप्टर्स के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इम्पोर्ट तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें पक्का ही पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और एटलीस्ट मेन मेन टॉपिक्स के नाम तो याद होते ही हैं। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी नीट का सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करते जाना है, मॉक टेस्ट करने हैं, और ग्रुप स्टडी करनी है। ग्रुप मतलब चैप्टर्स को कंबाइन करके ग्रुप में डिवाइड कर करके स्टडी करनी है। तीनों सब्जेक्ट को अब से इक्वल इंपॉर्टेंट देना है। फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायोलॉजी भी करना है। फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स को नहीं छोड़ना। यही वो टाइम है जो तुम्हारा डर खत्म करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तक तो तुमने हाथ नहीं लगाया क्योंकि डर लगता था। ये 1-2 महीने नवंबर दिसंबर अगर चला गया तो वो डर ट्रिपल हो जाएगा, फिर तुम उन सब्जेक्ट्स को हाथ लगा भी नहीं पाओगे। वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर्स जितने भी तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं वो ऐसे के ऐसे पड़े रह जाएंगे। और ये बात सच है कि जो चैप्टर्स तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं वो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, वहीं से तुम्हारे मार्क्स सिक्योर होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सके। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स केटीजी वाले पोर्शन से बहुत डरते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत मेजर पोर्शन है, उसे तुम्हें कवर करना ही पड़ेगा। तुम मैग्नेटिज्म से डर लगता है तो मैग्नेटिज्म अपने आप में 3 चैप्टर्स कवर करता है, तुम उसे छोड़ ही नहीं सकते, उसे छोड़ के कैसे सिलेक्शन होगा। तो दिस इज द टाइम तुम अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, अपने सिलेबस को डिवाइड करो, तुम्हें जो डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर, मीडियम लगते हैं, ईजी लगते हैं, उनको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करो। उस डिफिकल्ट वाले के अंदर तुम्हारी गट फीलिंग बता देगी कि तुम्हें कौन सा डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, बायो में भी। इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, डिफ़िकल्ट चैप्टर का पता ही होता है जिससे तुम अभी तक भागते आ रहे हो, उस चैप्टर का नाम सबसे पहले लिखो। चाहे वो बायो में जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, कोई भी चैप्टर है उसका नाम सबसे पहले लिखो। फिजिक्स में कौन सा टफ लगता है, मैकेनिक्स टफ लगता है तो मैकेनिक्स लिखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी टफ लगता है तो वो लिखो। जो भी तुम्हें टफ लगता है चैप्टर उसका सेपरेट नाम लिखो, उसे पूरा दिन हाईलाइट करो, अपने टेबल के पास स्टिकी नोट्स या फिर कोई चार्ट पेपर में वो नाम लिख के चिपकाओ। वो तुम्हें नाम, तुम उससे अब भाग नहीं सकते, उसे छुपाना बंद करो, उसे अपने सामने लगाओ। और धीरे धीरे, बहुत धीरे भी नहीं, हर दिन एक डिफ़िकल्ट चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना ही है। और डिफ़िकल्ट चैप्टर लगने वालों की नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर सिलेबस में कंप्लीट देखा जाए तो कुल मिला के तुम्हें 10 से 15 चैप्टर मुश्किल से बहुत ही, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी अगर तुम हो तो 10 से 15 चैप्टर ही होंगे जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे। और अगर ठीक ठाक तुम्हारी नॉलेज है और तुमने अभी तक ठीक ठाक पढ़ाई की है तो हो सकता है तुम्हारे बस 5-7 चैप्टर हो जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन वो तुम्हारे पूरे सिलेबस को बर्डन कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को ख़त्म करने से रोक रहे हैं। तो उन्हें अभी कंप्लीट करो, डेली एक चैप्टर उनमें से निपटाओ, उसे टिक टिक टिक, वो जो टिक 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 है ना उस लिस्ट में ख़त्म करते जाओ। और साथ में हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तुम्हें ना समझ आएगा ना तुम एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हें ये टॉपिक आया या नहीं। थ्योरी ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम पूरी अपनी प्रिपरेशन में मान लो जितना भी तुम एफर्ट डाल रहे हो, वो 100 के एफर्ट में 80% एफर्ट प्रैक्टिस का होना चाहिए। तो वो पोर्शन को तुम कितना कंप्लीट कर रहे हो, प्रैक्टिस को इग्नोर किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तो थी मेन मेन बातें जिनका ध्यान रखना है। अगली वीडियो में इसके जस्ट बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें प्रॉपर चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बताऊंगी, पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करके हर सब्जेक्ट के सारे पोर्शंस की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद वही वीडियो आएगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम वो वीडियो तुम तक पहुंच सके। सो गुड लक फॉर नाउ। उस काउंटडाउन को फील करो, वो 6 महीने का जो काउंटडाउन है, टिक 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 एक एक दिन करके उसमें से ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को बैठ के महसूस करो, उसे फील करो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना काम शुरू करो। गुड लक।